जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने 50 वीवीआई टॉपिक सीरीज, जैसा कि आपको बताया थे कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 50 आपको हम वीवीआई टॉपिक पढ़ाएंगे जीएस का, जिसमें 5 टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग छठे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है भारतीय वन रिपोर्ट। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन रिपोर्ट 2023 का भारत के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में सभी आंकड़ों को दोस्तों समझेंगे। सबसे प्रमुख बात होती है दोस्तों क्या कि वन रिपोर्ट में कुछ कुछ शब्द होते हैं जिसको आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं और चले जाते हैं क्या, उसके डाटा को याद करने के लिए। याद तो कर लेते, रट्टा मार लेते, लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, भूल जाते हैं। हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे और उसके पॉइंट को समझाएंगे ताकि आप जीवन भर उसको क्या किए, याद रखे रहिए। क्योंकि ये आपका वन रिपोर्ट हर एक 2 साल के बाद आता है। मतलब ये 2023 का रिपोर्ट अभी आया है आपका 2024 दिसंबर में दोस्तों। तो मतलब ये 2 साल के लिए आपका फिक्स है। मतलब कि 2025 का एग्जाम और 2026 के एग्जाम में यही आंकड़ा आपको जब भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा तो यही आंकड़ा रहेगा दोस्तों। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी बातें दोस्तों समझाएंगे और बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना हम चाहेंगे कि एक वन अधिनियम 1927 आया था अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के काल में एक वन अधिनियम 1927 आया था। इसके द्वारा क्या था कि इसके द्वारा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया था, मतलब इसको हम लोग RFA के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से जो वन है उसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। जो वन है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। दूसरा है आपका संरक्षित वन, जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। अब ये क्या होता है, तो आरक्षित वन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर संसाधनों का उपयोग प्रतिबंधित होता है। मतलब कि आरक्षित वन मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आप चरवाहे हो गए या लकड़ी काटने वाले हो गए, मतलब वहाँ पर आम लोगों का आना जाना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है दोस्तों। वही क्या होता है, आरक्षित वन होता है। और दूसरा है आपका संरक्षित वन। संरक्षित वन मतलब होता है जहाँ पर स्थानीय लोग, स्थानीय समुदाय के कुछ हद तक वन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति होती है। मतलब कि जहाँ पर ये वैसे वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो स्थानीय लोग, वहाँ के लोग हैं जो लकड़ी काटना या चरवाहे, मतलब कि अपने पशुओं को चराने के लिए कुछ हद तक, मतलब कि जो वहाँ के वन अधिकारी होते हैं उनको क्या करते हैं, अनुमति देते हैं कि आप ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। वही दोस्तों क्या होता है, आरक्षित और संरक्षित। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हो। जहाँ जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है वो हो गया आरक्षित वन, जो संरक्षित वन होता है कुछ हद तक क्या है, वहाँ पर उनको अनुमति है कुछ कार्य करने के लिए। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। अब हम समझते हैं कि वन आवरण क्या होता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद नहीं, मतलब कि समझते नहीं हैं और चले जाते हैं आंकड़ा को याद करने के लिए, यही आपको दिक्कत करता है। तो वनावरण क्या होता है, फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण मतलब ट्री कवर क्या होता है। तो वनावरण का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक, मतलब कि प्रति 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अगर वहाँ की कैनोपी डेंसिटी आपका क्या है 10% से अधिक होता है, वो कहलाता है वन आवरण। अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा कि सर कैनोपी डेंसिटी क्या होता है। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? कैनोपी डेंसिटी का मतलब दोस्तों वहाँ के जो वन डेंसिटी है, मतलब वनों का घनत्व जो है, मतलब एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर क्या होता है, वनों का घनत्व क्या बहुत ज़्यादा है, वही क्या कहलाता है आपका कैनोपी डेंसिटी। इसको हम लोग छत्र, हिंदी में इसको हम लोग छत्र वन बोलते हैं, छत्र वन बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पर क्या है वनों का घनत्व ज़्यादा है वो कहलाता है आपका कैनोपी डेंसिटी। मतलब कि जहाँ पर 10% से अधिक वनों का घनत्व ज़्यादा है, कितना, तो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में दोस्तों अगर 10% से अधिक क्या है कैनोपी डेंसिटी है, तो वह कहलाता है आपका वन आवरण, मतलब फॉरेस्ट कवर। अब वृक्षावरण का मतलब होता है जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी क्या है 10% से कम है, कितना में, तो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल, मतलब 1 हेक्टेयर के कम क्षेत्रफल में अगर 10% से कम आपका कैनोपी डेंसिटी है तो वो कहलाता है आपका वृक्षावरण। अगर आपको दोस्तों ये समझने में दिक्कत आ रहा है तो बस सिंपल एक हम आपको बताते हैं कि जिसको आप जंगल कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं, मतलब जो बड़े इलाकों में क्या है वृक्ष लगे हुए हैं, जो बहुत बड़े इलाकों में वृक्ष लगे हुए हैं, जहाँ पर जिसको आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जंगल, उसको बोलिएगा आप क्या, वनावरण। और वृक्षावरण किसको बोलिएगा, तो वृक्षावरण जो आपके रोड के किनारे हो गए हैं, आप जो आपका ज़मीन का टुकड़ा होता है उस पर आप वृक्ष रोपते हैं, तो वो उसको समझिएगा क्या आप, कि वो क्या है, वृक्षावरण है। मतलब वो क्या है, वृक्ष है। जंगल को समझिएगा, जहाँ पर जंगल वाला एरिया है उसको वनावरण, और जहाँ पर सड़क के किनारे जो रहता है या आप अपने खेत खलिहान में क्या करते हैं पेड़ों को लगाते हैं, वो कहलाता है आपका वृक्षावरण। बस इतना आप समझ लीजिए अगर ये आपको समझने में परेशानी हो रही है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्या, तो 18वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2023 आया उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ये भारतीय वन रिपोर्ट जो होता है वो जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है दोस्तों हमारा जो मंत्रालय है, वो भारत सरकार ने जारी करता है। तो भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों एक मंत्रालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इसके अंतर्गत दोस्तों एक विभाग आता है, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे विभाग होंगे ना, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों एक विभाग आता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण में क्या करता है दोस्तों, यही जो भारतीय वन रिपोर्ट है दोस्तों ये जारी करता है। अब इसका जारीकर्ता कौन है, मतलब विमोचन किसने किया, तो ये हमारे देश के वर्तमान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसका विमोचन किया। अब बात हुआ जारी कहाँ से होता है, तो दोस्तों हर एक 2 साल में दोस्तों कहाँ से जारी होता है, तो देहरादून। ये देहरादून आपका उत्तराखंड की राजधानी, जहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। अगर आपसे प्रश्न कर देगा कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो देहरादून है। यहीं से क्या होता है, ये हमारा वन रिपोर्ट दोस्तों जारी होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। अगर बात करें कि पहली रिपोर्ट सर जारी कब हुई थी, तो पहली रिपोर्ट हम बताएंगे आपको 1985 में जारी हुई थी। यहीं से क्या होता है कि हर एक 2 वर्ष के बाद क्या होता है यहाँ दोस्तों रिपोर्ट जारी होना, यहीं से ये रीति शुरू हो गई थी। अब ये जो रिपोर्ट आई है 2023 में, जिसका मतलब जारी हुआ है आपका 2024 दिसंबर में हुआ है, ये हमारी क्या है दोस्तों 18वीं रिपोर्ट है, लेकिन 2023 की, लेकिन जारी हुआ है आपका 2024 में। ये प्रति 2 वर्ष में जारी होता है, बता दें कि प्रति 2 वर्ष में आपका वन रिपोर्ट दोस्तों जारी होता है। अब बात आता है सर कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वृक्ष होंगे, वन होंगे, जंगल होंगे, तो इसको दोस्तों इसका आंकड़ा कैसे तैयार किया जाता है सर, तो इसको आंकड़ा तैयार करने के लिए वहाँ पर भारत सरकार के लोग नहीं जाते हैं, मतलब भारत सरकार के जो अधिकारीगण हो गए या उनके विभाग हो वो नहीं जाते हैं, बल्कि एक उपग्रह के माध्यम से क्या होता है दोस्तों उसका आंकड़ा तैयार किया जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका है रिसोर्ट-सेट-2। इसको हम लोग दूर संवेदी उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है भारत में वनों की स्थिति क्या है, कहाँ पर कितना वन है, कितना वृक्ष है दोस्तों, इसी से क्या होता है उसका आंकड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो रिसोर्ट-सेट-2 दोस्तों, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। इसी के माध्यम से ये वनों की स्थिति का दोस्तों पता लगाया जाता है। अब दोस्तों एक छोटी सी बात बताएंगे आपको कि राष्ट्रीय वन नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों आया था 1988 में। अब ये क्या है, तो ये दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति कहता है कि देश के कुल भाग, मतलब देश का जितना क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल का 33% जो भाग होना चाहिए दोस्तों वन क्षेत्र होना चाहिए। मतलब कि 33% पे आपको पेड़ पौधा होना दोस्तों आवश्यक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पर्यावरण के लिए दोस्तों। तभी क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, या आपका देश भी, मतलब कि देश में जो भी वायुमंडल है, मतलब ऑक्सीजन है आपका, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं आप, ये सब क्या होगा, ये सब नियमित रहेगा दोस्तों अगर 33% क्षेत्र पर क्या है आपका वन है तो। लेकिन हम बात करें तो हमारे भारत में 19 राज्य मतलब कि 19 राज्य यूटी दोनों मिला करके दोस्तों क्या है इसके अनुसार आते हैं, मतलब कि 33% वन क्षेत्र में बस 19 राज्य यूटी दोस्तों आते हैं। बाकी आपका जो 28 हम बात किए कि 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं आपके, मतलब 36 की बात की है। 36 में से कितने हैं, तो 19 ही पर दोस्तों आपको ये 33% वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जो क्या है एक सोचनीय बात है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सघनता के अनुसार वन के प्रकार। वन के प्रकार को देख लीजिए, सघनता के बारे में बता रहे हैं, मतलब कैनोपी डेंसिटी के बारे में बताएंगे। तो सघनता के अनुसार जो वन होते हैं वो 4 प्रकार के दोस्तों होते हैं। पहला होता है बहुत सघन वन, जिसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसको लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हम लोग VDF बोलेंगे, इस तरह से VDF याद रखिएगा। तो ये बहुत सघन वन क्या होता है, तो मतलब कि जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी, मतलब इसी को बोलते हैं छत्र घनत्व, जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी क्या दोस्तों 70% से अधिक हो। जहाँ पर 70% से आपका अगर अधिक है तो वो कहलाएगा बहुत सघन वन, याद रखिएगा। 70% से अधिक वो कहलाएगा कि आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद 40-70 के बीच में रहेगा तो उसको कहेंगे कि हम लोग मध्यम सघन वन, मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मतलब 40 से 70 के बीच में रहता है तो आपका MDF कहलाएगा, MDF। और तीसरा है आपका खुला वन। खुला वन मतलब जहाँ पर 10% से अधिक और 40% के बीच में रहता है वो कहलाएगा आपका क्या, ओपन फॉरेस्ट। क्या कहलाएगा, ओपन फॉरेस्ट। और जहाँ पर 10% से कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, झाड़ीदार फॉरेस्ट। ये चारों याद रखिएगा। जहाँ पर 70% से अधिक है वो बहुत सघन वन, मध्यम में 40-70 के बीच में रहेगा, और खुला में 10 से 40 के बीच में, 10% से कम रहेगा दोस्तों तो क्या कहलाएगा, झाड़ीदार वन। तो ये चारों आप वन के प्रकार घनत्व के अनुसार दोस्तों याद रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं याद रखना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। आंकड़े याद हो जाएंगे। देखिए पहला है वन आवरण, जो पहले ऊपर बता दिया। वन आवरण मतलब जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी क्या 10% से अधिक होता है प्रति 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक वाले क्षेत्र में। तो वन आवरण अगर भूल जा रहे हैं तो याद रखें जंगल। वन आवरण मतलब क्या, जंगल। भारत में जितने जंगल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिछावरण मतलब कि जो सड़क के किनारे हो गए या आपके बाग बगीचों में लगे पेड़ हो गए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में जो वनावरण है कितना है दोस्तों, कितना प्रतिशत है, तो वनावरण दोस्तों 21.76% है दोस्तों। 21.76% मतलब हमारे भारतीय क्षेत्रफल का इतने प्रतिशत पे क्या है दोस्तों वनावरण है। जो अगर हम लोग इसको आंकड़े में बात करें, नंबर में बात करें तो 7
1,15,343 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों क्या है, इतने क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या है, वन आवरण देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों बात करें वृक्षावरण के बारे में, वृक्षावरण मतलब कि जो सड़क के किनारे लगे पेड़ हो गए आपके, या आपके बाग बगीचों में लगे पेड़ हो गए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों 3.41% क्या है क्षेत्रफल पर दोस्तों आपको ये वृक्षावरण देखने के लिए मिलता है। जो अगर हम नंबर में बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये आपको दोस्तों बहुत कम प्रश्न में आएगा, प्रश्न में ज़्यादा क्या आएगा आपको, ये आएगा। अब बात आता है सर इसको याद कैसे रखें, तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर याद करवाना हम करवा देते हैं आपको। वन आवरण मतलब कि जंगल की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे भारत में जंगल कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, 1। इसका अंतर कितना आ रहा है, 1। जहाँ पर दोनों का अंतर दोस्तों 1-1 आएगा, समझिए क्या है, वो जंगल की बात हो रही है, वन आवरण की बात हो रही है। वन आवरण कितना है दोस्तों, 1.76, मतलब कि देख लीजिएगा, अगर भूल जाए, अगर याद होगा तो बढ़िया है, तो 3 बार इसको पढ़िएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ये शब्द आ जा रहा है वन आवरण मतलब जंगल, भारत के जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में जाहिर सी बात है ब्रीफ पे ज़्यादा क्या होंगे, आपको जंगल ही देखने के लिए मिलेंगे। तो जंगल की मतलब प्रतिशत क्या होगा, ज़्यादा होगा, 21.76। 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर भूल जा रहे हैं तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगर वहीं बात करें हम वृक्षावरण की, वृक्षावरण मतलब क्या बता दिए, पेड़ों के बारे में, जो बाग बगीचों में सड़क किनारे पेड़ होते हैं उसके बारे में। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है आपका, 4 में से घटाइएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इस तरह से आप 3-3 याद रखिएगा। जहाँ पर 3-3 आ जा रहा है वो आप क्या कहलाएगा, वृक्षावरण कहलाएगा। अब बात हम लोग करते हैं क्या, कुल वन आवरण और वृक्षावरण के बारे में। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत भूभाग पर हमारे देखने के लिए मिलता है, तो कितना प्रतिशत पे है दोस्तों, 25.17%। मतलब कि अगर हम नंबर में बात करें तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, हमारे देश में क्या है, वन और वृक्ष है दोस्तों। वन आवरण है और वृक्षावरण है, मतलब रहना चाहिए 33%, रहना चाहिए 33%, लेकिन दोस्तों है कितना, तो 25.15%। मतलब कि बहुत अभी दोस्तों कुछ प्रतिशत कम है, लेकिन भारत सरकार अपनी नीतियों के द्वारा दोस्तों इसको पूरा करने में सहयोग दोस्तों कर रही है। हमें भी सहयोग करना चाहिए, हर एक मतलब कि जब भी समय मिले, मौका मिले दोस्तों, तो 1-2 पेड़ मतलब लगाना ही चाहिए जीवन के लिए, अपने लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। समझिए कि अपने जीवन के लिए वो वृक्ष को आप लगा रहे हैं। अब बात आता है सर इसको कैसे याद रखें, तो देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 5-2 7, इसको जोड़ते हैं तो 7-1 8, मतलब जहाँ पर 7 उसके बाद 8 आ रहा है, तो मतलब क्या कहलाएगा आपका, वो दोनों मिलाकर वृक्षावरण और वनावरण दोनों का डाटा है। इसे याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो 25.17 करके आप याद रख सकते हैं। जैसे बताएं पिछले में क्या बताएं, 1-1 जहाँ आएगा अंतर में तो कहलाएगा क्या आपका, वनावरण। जहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, मतलब आगे में सर पॉइंट के बाद लगाइए तो 3 का अंतर आ रहा है, तो कहलाएगा आपका वृक्षावरण। आइए जहाँ 7-8 आ जाएगा वो कहलाएगा वनावरण और वृक्षावरण। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 2021 की रिपोर्ट की तुलना में हम लोग अगर उससे तुलना करें तो वन आवरण वृक्षावरण में कितना प्रतिशत, मतलब कितना वृद्धि हुआ, आंकड़ा में, प्रतिशत नंबर में, प्रतिशत की बात नहीं कर रहे, तो 1,445 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों क्या हुआ, वृद्धि देखने के लिए मिली है। मतलब कि इसमें वन आवरण और वृक्षावरण में दोस्तों अगर हम बात करें कि वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या हुआ है, इतना वृद्धि हुआ है। अब वृक्षावरण की बात करें तो 1,289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या हुआ, वृक्षावरण की वृद्धि दोस्तों हुई है। तो इस तरह से दोनों को जोड़िएगा तो आपका 1,445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, आपका वन आवरण वृक्षावरण वृद्धि देखने के लिए मिला है। किसमें की तुलना में, तो 2021 की तुलना में, मतलब 2021 की तुलना कर रहे हैं किससे, 2023 के रिपोर्ट पर दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं अगला मतलब आगे पॉइंट में। अब बात करते हैं सर कि जो अधिकतम वृद्धि कहाँ देखने के लिए, आप बता दें कि वृद्धि हुआ है वन आवरण वृक्षावरण में, तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर आपको वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्या हुए हैं, वृद्धि देखने के लिए मिले हैं। तो हम बात करेंगे जैसे 4 राज्यों के बारे में। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद आ जाएगा। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान में क्या हुआ, अधिकतम वृद्धि देखने के लिए मिला है। किसमें, वन आवरण एवं वृक्षावरण में ये वृद्धि देखने के लिए मिला है। मतलब 2021 की तुलना की करके 2023 में जो हुआ है वृद्धि, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन राज्यों में क्या हुआ है, आपको वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का मान लीजिए 5% पे क्या था आपका, ये वन आवरण और वृक्षावरण था। अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 7%, एक हम अनुमान लगा रहे हैं इस तरह से। तो क्या वृद्धि जो हुआ है उसको हम बता रहे हैं। आगे आते हैं अगला। आगे हम बात करेंगे कि वन आवरण में, सिर्फ वन आवरण मतलब बता दिए कि जहाँ पर कैनोपी डेफिनिटी क्या हो 10% से अधिक हो, मतलब कि जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मतलब जहाँ पर वृद्धि सिर्फ किसमें, वन आवरण, जंगल में वृद्धि कहाँ कहाँ में हुआ है, तो मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र के बारे में, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे और प्रतिशत के बारे में बात करेंगे।
तो क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से ऐसे राज्य में है जहाँ पर उसके क्षेत्रफल का सबसे अधिक क्या है दोस्तों, वन है। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन क्षेत्र मिलने देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। मतलब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार ज़्यादा क्या है इसका वन क्षेत्र है दोस्तों। वहीं प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो प्रतिशत में क्या होता है आपका, नंबर 1 पे आ जाता है लक्षद्वीप, दूसरा नंबर पर आता है मिजोरम, तीसरा नंबर पे क्या आता है अंडमान निकोबार। प्रतिशत में कुछ और है और क्षेत्रफल में कुछ और है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्रतिशत में कुछ और, आप क्षेत्रफल में कैसे कुछ और हो गया, तो आपको हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, ये मान लीजिए कि आपका मिजोरम मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश क्या है, मिजोरम के क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है, मतलब इसका एरिया क्या है दोस्तों, बड़ा है। लेकिन एरिया में बड़ा है, लेकिन कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़, जिसका प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो कोई भी प्रतिशत में चीज़ कितना होता है, 100% होता है। अगर हम भारत की बात कर लें, एक भारत की तुलना हम कर लें बिहार से, तो बिहार का भी प्रतिशत में अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 100% लेंगे, और भारत का भी लेंगे तो हम 100% लेंगे। तो वही हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में अनुसार तो बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पर ज़्यादा, क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ जो वन क्षेत्र है वो ज़्यादा है। कहाँ से, तो मिजोरम से। लेकिन वही हम प्रतिशत में बात कर लेंगे तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि इसका इतना क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल है तो ये भी 100%, ये भी 100% है, दोनों 100% है। अब मान लीजिए कि इसके 100% में इतने पर क्या है दोस्तों, ये आपका वन क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका वन क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है। ये प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका जो है इतना देख रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल में क्या है, इतने इतने क्षेत्रफल क्या है, वन क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप प्रतिशत निकालिएगा इसका तो किसका ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा दोस्तों इसका, जो मान लीजिए मिजोरम है या किसकी बात कर रहे हैं तो मिजोरम का आएगा। समझ में आ रहा है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ प्रतिशत में क्या होता है आपका 100% होता है, या कलम हो, कोई भी चीज़ हो आपका क्या होता है 100% होता है। तो प्रतिशत में जब भी आएगा दोस्तों तो आंकड़ा चिन्ह होगा, क्षेत्रफल में कुछ और होगा और प्रतिशत में कुछ और होगा। राज्य के बारे में बात करेगा तो मिजोरम नंबर 1 पे आ जाएगा प्रतिशत में, लेकिन अगर यूटी और राज्य दोनों मिला देगा तो लक्षद्वीप आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गए होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। अब ये सर मैंग्रोव वन क्या होता है, तो मैंग्रोव वन जिसको हम लोग कच्छ वनस्पति कहते हैं, इसी को हम लोग हेलोफाइट या लवणोभीद भी कहा जाता है। अब बताते हैं कि ये मैंग्रोव वन क्या होता है। तो मैंग्रोव वन का मतलब होता है दोस्तों कि देखते हैं कि नदियाँ क्या होती है, कहीं से उसका उद्गम होता है और अपना पानी क्या होता है समुद्र में या कहीं अपना पूरा पानी वो गिरा देती है। तो जब दोस्तों क्या करती है, समुद्र में जब नदियाँ मिलने वाली होती है तो समुद्र और जहाँ नदियाँ मिल रही है, समुद्र का पानी है जहाँ पर नदियों का पानी जहाँ मिल रही है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ वृक्ष उग जाते हैं, वृक्ष झाड़ियाँ वगैरह उग जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैंग्रोव वन कहते हैं। मतलब कि समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपका समुद्र है, यहाँ से नदियाँ आ रही है, मान लीजिए नदी क्या हो रही है यहाँ पर आके मिल रही है, तो ये वाला क्षेत्र में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कुछ वृक्ष वृक्ष मतलब यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, झाड़ियाँ जन्म ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, मैंग्रोव वन कहेंगे। याद रखिएगा, जैसे आप सुनते होंगे सुंदरबन डेल्टा, तो क्या है एक मैंग्रोव वन है, मतलब कि मैंग्रोव वन की श्रेणी में आता है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है या आपका मैंग्रोव वन है, कौन है, सुंदरबन। अब बात हुआ कि ऐसे बहुत सारे आपको मैंग्रोव वन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसका नाम सुंदरबन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष या झाड़ियाँ उगती है उसका नाम क्या है, सुंदरी है। तो सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरबन डेल्टा पड़ गया दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, मैंग्रोव वन क्या होता है, कच्छ वन जिसको हम लोग हेलोफाइट या लवणोभीद भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे भारत में जो मैंग्रोव वन है वो कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर पे है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर पे क्या है दोस्तों मैंग्रोव वन है। अगर बात करें कि कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, तो पश्चिम बंगाल, सुंदरबन के बारे में बता दिए, गुजरात हो गया, और अंडमान निकोबार का क्षेत्र, यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन देखने के लिए मिलता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा आपको कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है, तो ये 3 में है, बाकी कुछ और देगा तो वहाँ से आप छाट सकते हैं। आपको मैंग्रोव वन दिखाते हैं, देखिए ये मैंग्रोव वन है, ये क्या है, मैंग्रोव वन है, देखिए ये क्या है आपका मैंग्रोव वन। यहीं पर क्या होता है, इस तरह का पेड़ झाड़ियाँ क्या होती उग जाती है, इसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों मैंग्रोव वन। देख लीजिए, आप भी अपने गूगल पर देख सकते हैं, गूगल हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, जहाँ आपको इच्छा है वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव वन कैसा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मैंग्रोव वन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में। कार्बन स्टॉक क्या होता है, तो कार्बन स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी विशेष क्षेत्र में कार्बन की कुल मात्रा से है जो विभिन्न रूपों में संग्रहित होती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए हैं, नदियों के द्वारा हो गए, या जिस जिस माध्यम से क्या हो गया कार्बन का जो स्टॉक होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन स्टॉक कहते हैं। अगर बात करें हम कुल कार्बन स्टॉक कितने हैं हमारे भारत में, तो भारत में 7285.5 मिलियन टन क्या है दोस्तों, कार्बन स्टॉक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 81.5 मिलियन टन क्या है
की वृद्धि है, मतलब ये बढ़ा है दोस्तों। पिछले वर्ष की तुलना में 5 मिलियन टन की क्या है वृद्धि देखने के लिए दोस्तों मिली है। किसमें? तो कुल कार्बन स्टॉक में दोस्तों। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, कुल कार्बन स्टॉक क्या है। कभी कभी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 7285.5 मिलियन टन है। अब हम बात करते हैं, मैंग्रोव आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं हम अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम लोग बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के बारे में भी जानना जरूरी है। हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार के बारे में। तो बहुत सघन वन के बारे में बता दिए, बहुत मतलब जहाँ पर 70% अधिक क्या है कैनोपी डेंसिटी है वो कहलाता है बहुत सघन वन। तो अगर हम बिहार में बात करें तो ये बहुत सघन वन बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पे? तो 385 वर्ग किलोमीटर पे आपको ये वीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। मध्यम सघन वन जहाँ पर 40 से 70% के बीच में रहता है कैनोपी डेंसिटी, तो वो आपको कितना क्षेत्रफल देखने को मिलता है? तो 3284.21 वर्ग किलोमीटर पर देखने के लिए मिलेगा। और खुला वन के बारे में बात करें कि खुला वन कितना है बिहार में, तो खुला वन है दोस्तों 3861.24 वर्ग किलोमीटर। मतलब सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है हमारे बिहार में? तो खुला सघन वन का, मतलब ओपन फॉरेस्ट का दोस्तों ज़्यादा है 3861। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका है? खुला वन, क्योंकि प्रश्न में आ जाएगा। अगर टोटल की बात कर ले, टोटल एरिया में कितना हो गया? तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर पे क्या है दोस्तों वन क्षेत्र हमको बिहार में देखने के लिए मिलता है। पूरा हमारे बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से कितना क्षेत्रफल पर है? तो इतना क्षेत्रफल पे आपको वन देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मतलब बिहार में कौन कौन से मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कैमूर का, इसको भभुआ के नाम से भी जानते हैं। कैमूर नंबर 1 पे है फॉरेस्ट एरिया में। फिर दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है दोस्तों जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। आगे बात करेंगे मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा कम वन क्षेत्र कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? तो सबसे कम वन क्षेत्र आपको शेखपुरा हो गया जिला, अरवल जिला और बक्सर जिला। सबसे कम, सबसे ज़्यादा कैमूर हो गया, सबसे कम आपका शेखपुरा हो गया। वहीं प्रतिशत में बात करेंगे हम, प्रतिशत आपको समझाए थे हम, तो प्रतिशत में बात करेंगे सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत में कहाँ है? तो कैमूर में ही है, दूसरा जमुई में, तीसरा कहाँ है? मुंगेर में। कैमूर, जमुई और मुंगेर। मिनिमम अगर बात करें कि मिनिमम प्रतिशत में कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको शेखपुरा में ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रतिशत में भी सेम है और आपका नंबर में भी दोस्तों सेम देखने के लिए मिलेगा। वहीं हम लोग बात करते हैं आपका कि मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? बहुत सघन वन की बात कर रहे हैं तो आपका पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मुंगेर में उसके बाद, और उसके बाद जमुई में। सघन वन याद रखिएगा, सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? सघनता है वनों की हमारे बिहार में, तो आपको पश्चिमी चंपारण में, मुंगेर और जमुई में। वहीं हम बात करेंगे ओपन फॉरेस्ट, कैमूर में जो आप देख रहे हैं तो वहाँ पर ओपन फॉरेस्ट की सघनता ज़्यादा है। तो कितना है दोस्तों? हमारे बिहार में भी सबसे ज़्यादा क्या है? ओपन फॉरेस्ट का ही क्षेत्रफल है। तो कैमूर से ज़्यादा, उसके बाद गया हो गया और उसके बाद आपका रोहतास। तो ये ओपन फॉरेस्ट की बात कर लिए हम लोग। यही है दोस्तों हमारा आज का क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा क्लास। अगर कोई पॉइंट समझने में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम 50 इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अगर इसमें से हम आधा पढ़ा देंगे तो उसके बाद अपने आप अपने जीएस का आकलन कर सकते हैं, फिट बनाइएगा उसमें देख सकते हैं बिहार एसएससी का उठाइए, बिहार पुलिस का उठाइए, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा। बाकी हमारा जो जीएस का है हिस्ट्री का वो दोस्तों चल रहा है, तो वहाँ से भी आप जीएस पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको थ्योरी के साथ हम क्या कर रहे हैं? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी आपकी तैयारी परिपूर्ण होती है। क्योंकि हम हर एक वीडियो आपको बताते हैं कि आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2 काम करना ज़रूरी है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने से आपका 50% काम हो जाता है। दूसरा, उसके बाद 50% तब कंप्लीट होता है जब उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से उसका ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, तभी। ये नहीं कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव रट्टा मार रहे हैं, रट लीजिएगा लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाइएगा। इसलिए बोलते हैं कि थ्योरी पहले पढ़िए, थ्योरी समझ लीजिए उसके पार्ट को, क्या है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, तब जाकर के ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा दोस्तों। क्योंकि टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि अगर आप चाह रहे हैं कि अपने जीवन को मतलब कि एक छोटे से कुएं की तरह में क्या करना, कुएं के मेढक की तरह अपने जीवन को स्टेबल कर लेना है, तब आप एक काम कर लीजिए। आप स्पीडी है, कुछ भी उसे रट्टा मार करके कोई भी जल्द मतलब कि किस्मत से अगर नौकरी मिल जाता है तो बढ़िया है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन को लंबा बनाएं, मतलब कि अपने जीवन को हमेशा
क्या कि नदी की धारा की तरह उसको आगे बढ़ाते रहें, मतलब कि बढ़ते रहें, तब आप ये दोनों काम ज़रूर कीजिएगा। 50% काम ये थ्योरी पढ़िएगा, 50% उसका प्रीवियस से बनाइए। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे वीडियो से ही पढ़िए, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़िए, क्योंकि हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि हम बच्चे को, जो भी स्टूडेंट है उसको 100% दें, मतलब कि हम उनको बेसिक तरीके से पढ़ाना हम चाह रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको मतलब कि ये बता दें, हम हर एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसको हम विस्तृत रूप से समझा रहे हैं कि कौन सी बातें क्या थी क्या नहीं थी। क्योंकि आप ऐसा देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो खोल के देखिएगा, आपको वहाँ पर बातें समझ में आ जाएगी कहाँ पर क्या है। तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे जो पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए। भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में कहीं भी कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से आप अपनाते हैं, अपने आप देखिएगा 1-2 महीने आप में आपके जीवन में क्या आएगा, आपके जो स्टडी उसमें दोस्तों इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर आपको मिलेगा। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आ भी रही है। तो उसके लिए आपके लिए जीएस बहुत ही, पता है कि बिहार के एग्ज़ाम में जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जीएस का पोर्शन आपको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसीलिए हम जीएस आपको पूरे बेसिक से और एक सीरीज वाइज पढ़ाना दोस्तों शुरू किए हैं। पॉलिटी सीरीज तो हम खत्म किए हैं भाग 6 तक, उसके बाद हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू किए हैं। तो हिस्ट्री का भी हम अच्छा खासा अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होता है दोस्तों तो हमें कमेंट कीजिएगा, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, क्यूज भी कराते हैं, वो भी फ्री एंड कॉस्ट है दोस्तों। बहुत सारे देखते होंगे आप पैसा लेकर के करवाता है, लेकिन हम फ्री एंड कॉस्ट करवा रहे हैं, वो भी 10 से 15 मिनट या ज़्यादा, ताकि आपको उसमें बोरिंग फील ना हो। उसका हम टॉपिक दे देते हैं आपको, और रात के डेली 9:30 बजे टेलीग्राम पर दोस्तों हम करवाते हैं, याद रखिएगा 9:30 बजे रात में टेलीग्राम पर करवाते हैं। तो वहाँ पर जुड़ करके आप उसके भी लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगाकर। धन्यवाद दोस्तों।